Hello my dear students, welcome to your biology class. Today we are going to discuss part 2 of this chapter, why do we fall ill. In this particular video we are going to discuss about means of spread of diseases, what are the principle of treatment, principle of prevention, then we will see what was the role of adverse genre in immunization and what is immunization. So let's start with the means of spread of diseases. So there are various ways by which diseases are spread in our community. So the major thing is air. Air is responsible for spreading various diseases, then water, then diseases are also spread through vectors. There are some diseases which are spread through sexual contact, and there are some diseases which are spread by animals. So let's see one by one what are the diseases spread by air. So the common cold, tuberculosis and pneumonia are the diseases, and there are many more diseases which are spread through air. You can see that if a person is sneezing in front of you and you are in close contact with that person, there is possibility that you may get common cold. It is quite possible. The same happens with the help of person who is having tuberculosis or pneumonia. So if you are in contact with that infected air, you may get these diseases. The another means is food and water. So if you are taking spoiled food and dirty water, and that may have the pathogens which are responsible for cholera, amoebic dysentery and hepatitis. So you may get these diseases if you are taking this infected food and water. Then another one is through vectors. So there are two common vector. First one is mosquito and second one are flies. So mosquitoes, you know that malaria, dengue, yellow fever, etc. These are the diseases which are spread by mosquitoes. मैंने आपको पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि जो मलेरिया है ये एक पैरासाइट से होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, और जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में किसके द्वारा, मॉस्किटो के द्वारा चलता है. कौन सा मॉस्किटो है वो, फीमेल एनाफिलीज है. तो फीमेल एनाफिलीज के द्वारा ये ट्रांसफ़र होता है, ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो कि मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दूसरे जैसे आप देखिए फ्लाइज हैं, तो ये कैरी करते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज वेक्टर. तो टाइफाइड हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, डायरिया हुआ, डिसेंट्री हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे एक कॉमन एग्जांपल ले लीजिए जैसे डिसेंट्री का. तो जो मटेरियल किसी के उससे निकला, पेट खराब है और वहाँ पे जाके फ्लाइज बैठी, अब उनके पैरों में या उनकी बॉडी में वो जो पैथोजन है वो स्टिक कर गया, और जैसे ही आपके किसी भोजन पे या किसी ऐसे सरफेस पे आके बैठा जो कि डायरेक्टली आपके मुंह तक जाने वाला है, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन गेट these diseases with the help of flies. तो ये सारे वेक्टर्स हैं जो कि डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं. उसके बाद देखिए कि कुछ डिजीज़ हैं दे स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. तो इसमें सिफिलिस है, एड्स है, ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ हैं जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं. तो सिफिलिस जो कि ट्रिपोनिमा पैलिडियम से होता है, इसमें क्या होता है वहाँ थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि एक्चुअली इस डिजीज़ में होता क्या है. तो इसमें क्या होते हैं, पहले आपके बॉडी में घाव बनते हैं, छोटे छोटे स्कार्स बनते हैं, और प्रीवियसली इफ़ यू सी दैट व्हेन द सिम्टम विल कम आउट यू विल नॉट फील एनी पेन इन दैट, द पेशेंट विल नॉट फील एनी पेन, कोई दर्द नहीं होगा, और हो सकता है कि वो सही भी हो जाए, लेकिन बाद में वो और भी अलग अलग सिम्टम्स के साथ ये सिफिलिस आती है, और इसकी सीवियरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि फिर बहुत बुरे तरीके से ये अफेक्ट करता है. सेम थिंग हैपन्स विद द एड्स कि इसमें भी ये डायरेक्ट जो है शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि इट्स वेरी कॉमन,
लेकिन छोटी छोटी चीज़ ही इतनी गंभीर हो जाती है इस बीमारी में कि अगर एक एक कॉमन कोल्ड भी हो गया तो वो भी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो सही ही नहीं होगा, और फिर हो सकता है कि उसी की वजह से फीवर रहे, हेडेक रहे, बॉडी पेन रहे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। और ये इसीलिए एड्स जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इससे सीधा हमारे इम्यून सिस्टम पे असर होता है, और इम्यून सिस्टम पे असर होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक होता है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है इमीडिएटली। सो इन दैट केस आवर बॉडी becomes very weak and we are unable to fight with a simple disease also। तो ये कैसे होता है? जब जैसे मान लीजिए कोई मदर है और उसको एड्स हुआ है, तो चांसेस ये हैं कि जो बेबी आएगा, अपकमिंग बेबी है, उसको भी एड्स हो सकता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, दूध पिलाते समय, कि मदर से बेबी में ट्रांसफ़र हो जाए। कभी कभी क्या होता है, एक इन्फेक्टेड पर्सन का जिसको एड्स हुआ है उसका ब्लड किसी दूसरे को दिया जाए तो उसको भी एड्स होने के चांसेस हैं। होता है, आप कह सकते हैं होता है। और कभी मान लीजिए कोई एक इंजेक्शन से किसी को कोई दवाई इंजेक्ट की गई और वो पर्सन जो है वो एड्स पेशेंट है, और दूसरे नॉर्मल पर्सन को वही इंजेक्शन यूज़ कर दिया गया, तो इससे भी एड्स फैलता है। तो it is not always that there will be sexual contact. If the blood is coming to contact, infected blood is coming in contact with a normal person, there are chances that there will be these diseases। ओके, तो देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एड्स नहीं होता। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग एड्स, डोंट गो नियर टू देम, अदरवाइज यू विल आल्सो गेट दीज डिजीजेस। तो इन सब बातों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमको एड्स नहीं होगा। तो आप जानिए कि अगर किसी पर्सन को एड्स हुआ है तो उसके साथ अगर आप हाथ मिलाओगे तो आपको एड्स नहीं होगा। एड्स वाला पर्सन अगर आपके सामने खांस देता है या छींक देता है तो फिर भी आपको एड्स नहीं होगा। अगर उसके बर्तन को आप यूज़ कर रहे हैं या किसी और भी सामान को आप शेयर कर रहे हैं जो कि केवल और केवल फिजिकली आपके टच में आ रहा है, तो आपको एड्स नहीं होगा। अगर किसी स्विमिंग पूल में एड्स वाला पर्सन गया है, कोई टॉयलेट यूज़ किया है, अगर आप भी वहाँ जाके उसको यूज़ करते हैं तो वहाँ भी एड्स नहीं होगा। मैंने बताया कि कोई भी सामान आप उसका शेयर करते हैं जिसमें आपका फिज़िकल कांटेक्ट है केवल, तो आपको एड्स नहीं होगा। तो ये ब्लड सकिंग इंसेक्ट से भी नहीं होता है। क्राउडेड ट्रांसपोर्ट, जैसे कहीं बहुत भीड़ में कोई एड्स वाला पेशेंट बैठा हो, वहाँ पे आप भी जाके ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि नहीं आपको एड्स हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये सब हमारे जो हैं ये मिसपरसेप्शन है, रॉन्ग परसेप्शन है, जिसकी वजह से समाज में एड्स पेशेंट जो है पूरे तरीके से आइसोलेट हो गए हैं। ऐसा नहीं होता कि ऑलवेज अ पर्सन इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग एड्स ही मे हैव sexual contact with other person who was having AIDS. It is not like that. Sometime due to mismanagement of the person, कभी कभी क्या होता है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं या कभी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में अगर आप आएँ और वो ब्लड आपके शरीर में कहीं से आपके ब्लड से कांटेक्ट किया, तो ऐसे चांसेस हैं। मैंने आपको बताया था कि इंजेक्शन के टाइम पे हो सकता है, प्रेगनेंसी या किसी मदर को हो तो उसके बेबी को हो सकता है। तो दीज आर द थिंग्स, ये चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि इन सब चीज़ों से एड्स नहीं होने वाला है। तो हमें अब हमको लगता है कि अब आज के बाद आप इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात जो है, एनिमल्स से भी डिजीज़ेस फैलती हैं। कहा जाता है, हमारी एक कहावत है कि कुत्ते का काटना या उसका चाटना दोनों ही हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग more about it. Why? Suppose if a dog is biting you, what will come in contact with you? Saliva of that particular dog. And you know these rabies virus, that things, it comes through saliva in your body. तो जैसे ही ऐसी चीज़ें आपके बॉडी के कांटेक्ट में आती हैं, आपके ब्लड के कांटेक्ट में आती हैं, तो आपको ये डिजीज़ होने के चांसेस हैं। कुछ ऐसी डिजीज़ हैं, ऐसे हैं कि जो कि ऐसा नहीं कि उनके काटने से ही आएगा, उनके क्लोज कांटेक्ट से भी आएगा। जैसे आपको पहले काऊ पॉक्स के बारे में बताया गया होगा, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप उनके कांटेक्ट में आते हैं
तो ये देयर आर पॉसिबिलिटीज़ दैट यू गेट दीज डिजीजेज थ्रू योर पेट एनिमल्स। तो इस बात का ध्यान रखना है कि व्हेन वी आर कमिंग क्लोज कांटेक्ट विथ एनी पेट, वी नीड टू वॉश आवर हैंड, वी नीड टू वॉश आवर बॉडी, वी नीड टू वॉश आवर क्लॉथ्स आल्सो। तो इन दिस वेज वी कैन अवॉइड स्प्रेडिंग ऑफ दीज डिजीजेस। तो कुछ अब हम देखेंगे कि ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। इसका मतलब यह है कि जैसे कि कौन सा ऑर्गन अफेक्ट है, कौन सा टिश्यू अफेक्ट है, कहाँ से जो पैथोजन है हमारी बॉडी में इंटर कर रहा है, तो वो किस तरीके से उस पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले अगर आप देखिए कि माइक्रोब्स विच इंटर थ्रू आवर नोज आर लाइकली टू गो टू द लंग्स। जैसे ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं, अगर ये एयर से, कोई भी एयरबॉर्न डिजीज़ है, अगर ये आपके एयर से गई तो ये आपके लंग्स को इन्फेक्ट करने के चांसेस रखती है और मोस्टली उसी को इन्फेक्ट करती है। दूसरी चीज़ को अगर देखें कि माइक्रोब विच इंटर्स थ्रू द माउथ आर लाइकली टू स्टे इन द गट। तो आपके इंटेस्टाइन में, आपके उस ट्रैक को में अगर वो जाएंगे तो वहाँ पे आपको बीमार करने की क्षमता वो रखते हैं। जैसे कि टाइफाइड हुआ, जॉन्डिस हुआ, ये सारी चीज़ें हैं जो डिजीज़ फैलती हैं, इन्हीं के वजह से फैलती हैं, वो पर्टिकुलर आर्गन जो है अफेक्ट होता है। और दूसरी बात, जैसे एड्स के बारे में देखिए तो किसको अफेक्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है, क्योंकि ये हमारे लिम्फ को अफेक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद अगर आप देखें कि जापानीज इंसेफेलाइटिस, ब्रेन फीवर को बात करें तो मॉस्किटो बाइट्स से जाता है और सीधा सीधा जाके हमारे ब्रेन को ये अफेक्ट करता है। तो ये हो गया कि कौन सा से पार्ट से हमारे अंदर जो है पैथोजन आ रहे हैं और वो किस तरीके से उस पर्टिकुलर पार्ट को अफेक्ट कर रहे हैं और कैसे हमारी बॉडी जो है वो पूरे तरीके से अफेक्ट होकर वो डिजीज़ लेके आती है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, कि इफ़ यू गॉट अ डिजीज़ देन हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट दैम। So there are two ways. First thing, suppose you have got the disease and you have got symptoms, so based on the symptoms the doctor, the physician will prescribe you medicine based on the symptoms. And another one, see, first we are treating symptoms. Suppose किसी को बुखार हो गया है, तो किसी को हेडेक है, किसी को बॉडी पेन है, तो हम उन सिम्टम्स को दूर करने का प्रयास करते हैं, उसके बेसिस पे हम उसको ट्रीट करते हैं, उस पर्टिकुलर डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। सेकेंड थिंग, वी आर किलिंग द माइक्रोब्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग ऑफ दैट डिजीज़। तो आइए देखते हैं कि क्या है कि सिम्टम्स को रिड्यूस करते हैं, सिम्टम्स को हम ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। कैसे करते हैं, तो कुछ चीज़ें, जैसे हम अपने बॉडी को जब सेफ जोन में लेके जाते हैं तो हमारी एनर्जी भी जो होती है वो प्रिजर्व होती है, जिसकी वजह से हमें उस पर्टिकुलर डिजीज़ से फाइट करने में आसानी होती है। तो जो हमने बात की कि फीवर को रिड्यूस करने का प्रयास करते हैं, पेन को, लूज मोशन हो गया तो उसको रोकने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली दीज आर सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। सपोज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर और यू आर गेटिंग हेडेक और बॉडी पेन, lose motion. So suppose you got dysentery, so with that you will get lose motion. तो ये चीज़ें जो सिम्टम है इसको हम ट्रीट करते हैं। तो ये पहला चीज़ हो गया कि ट्रीटमेंट का। दूसरा क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू किल दैट पर्टिकुलर माइक्रोब्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स। तो ये हो गया अनदर मेथड। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कि व्हाट इज़ एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स आर antimicrobial drugs that are produced from other organisms such as fungus and some bacteria, which are used for treating against the harmful infections caused by pathogens or harmful microorganisms. फंगस से कुछ एंटीबायोटिक्स आ गई, जैसे हम पेनिसिलिन का बड़ा कॉमन यूज़ करते हैं। तो पेनिसिलिन इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम fungus named penicillium, and there are varieties of penicillium, that is Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum, and they produce antibiotics named penicillin। और आपको पता है कि पेनिसिलिन हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हम दूसरे
ऑर्गेनिज्म को मारते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में जो डिजीज़ है वो ख़त्म हो जाए। तो एक्चुअली ये हाउ दीज एंटीबायोटिक्स फंक्शंस, तो देर आर मेनी प्रिंसिपल ऑन बेस्ड ऑन विच दे फंक्शन। सो what they do, alteration of cell membranes, second one is inhibition of nucleic acid synthesis, third one is inhibiting the cell wall synthesis, this is the most common mechanism, and fourth one is inhibition of protein synthesis, that is translation, the process of making protein is translation in our body. This is the second largest one, and there are some metabolic activities, there are some antibiotics which stops metabolism of that particular microbes, due to which they are not able to grow in our body. सेल मेम्ब्रेन को अल्टर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कभी कभी उनको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, कभी कभी उनको वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो ग्रोथ है, जो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। आपको पता है जितनी भी चीज़ें, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लिक एसिड में होती हैं। तो जैसे ही न्यूक्लिक फॉर्मेशन रुकेगा, इसका मतलब ये है कि जो उसकी डिजीज़ काजिंग कैपेसिटी होगी या जो उसके और भी मैसेजेस होंगे सीधे सीधे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डिस्ट्रॉय होने का मतलब यही है कि उनका जो ग्रोथ है, जो उनका फैला हुआ है वो रुक जाएगा। तीसरा जो आप देख रहे हैं, इनहिबिटिंग द सेल वॉल सिंथेसिस। आपको पता है सेल वॉल क्या है, प्रोटेक्शन है, किसी भी चीज़ की जो आउटर कवरिंग है वो प्रोटेक्ट करती है। जब उनकी प्रोटेक्शन ही ख़त्म हो जाएगी, उनकी बाउंड्री ही ख़त्म हो जाएगी, तो देयर विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव। तो जब उनका सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा तो उनका ग्रोथ तो बहुत ही मुश्किल है। दूसरा क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। आपको पता है प्रोटीन कितने इम्पॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करती है। जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस ही रुक जाएगा तो जो पैथोजन है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वेज बाय विच एंटीबायोटिक्स फंक्शंस इन आवर बॉडी। अब देखते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। हमें बीमारी हो ही नहीं, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं कि एक जनरल वेज है कैसे हम अपने चीज़ों को रोक सकते हैं, और दूसरा जो है स्पेसिफिक वे है उसमें देखते हो। पहले हम जनरल वे की बात करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्सपोजर से बचते हैं। जैसे सपोज नाउअडेज वी आर सफरिंग फ्रॉम अ पैंडेमिक, दैट इज कोरोना। क्या है, एक टैगलाइन है, स्टे होम एंड स्टे सेफ। इसका मतलब क्या है, वी आर ट्राइंग टू प्रिवेंट अवर सेल्फ टू कम इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद दैट पर्टिकुलर वायरस। We know that we don't have any kind of medicine for that particular virus. So that's why the first and foremost thing is we need to avoid contact of that particular virus. तो हमें अपने आप को उसके एक्सपोजर से बचाना है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी बीमारी जो एयरबॉर्न है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कि जब भी हम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो अपने, जैसे हम मान लीजिए हम इन्फेक्टेड हैं, तो हम जब भी खांसेंगे या छींकेंगे तो अपने मुंह को कवर कर लेंगे, अपने नाक को कवर कर लेंगे, जिससे हम किसी दूसरे को बीमारी न फैलाएं। जैसे ही आप मास्क लगाते हो तो अगर कोई एयरबॉर्न डिजीज़ है तो आप भी उससे बचते हो। तो ये पहली चीज़ हो गई एयरबॉर्न इन्फेक्शन से बचने के लिए। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको बताया गया कि एयर से फैलता है, वाटर से फैलता है, वेक्टर से फैलता है, तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। तो अगर आप देखिए कि इफ़ अ डिजीज़ इज स्प्रेडिंग विद द फूड एंड वाटर, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू drink clean water and boil water, and the water which is free from any kind of pathogen. सेम थिंग वेक्टर के लिए। वेक्टर के लिए क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो आसपास है वो काफ़ी साफ़ सुथरा हो। साफ़ सुथरा होगा तो क्या होगा, जो वेक्टर हैं जैसे मॉस्किटो हैं वो वहाँ ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। जब ग्रो नहीं कर पाएंगे, जैसे कि मलेरिया की बात करें या टाइफाइड की बात करें, तो आप टीवी पे ऐड देखते होंगे, पेपर में ऐड देखते होंगे कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपके आसपास किसी भी तरीके से पानी इकट्ठा न होने पाए। अगर आपके पास गमले में पानी इकट्ठा हो रहा है तो आप उसे टाइम टू टाइम बदल दें, जिससे कि
जो मॉस्किटो हैं वहाँ पे एग लेइंग ना कर पाएँ, अंडे ना दे पाएँ, और उनका जो फैलाव है, जो उनकी स्प्रेडिंग है वो रुक जाए, उनका नंबर अपने आप कम हो जाए। तो जहाँ तक आप साफ सफाई मेंटेन करेंगे तो स्वच्छता ही बचाव हो जाएगा आपका। तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के लिए। तीसरी चीज़ क्या है, हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए आपको पता है जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, अगर इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान रखें को लें अपनी बॉडी में, तो याद रखिए कि छोटे मोटे जो वायरस और बैक्टीरिया हैं आपकी बॉडी में आते हैं वो आपको ऊपर इफेक्ट डाल ही नहीं पाएंगे, कुछ पैथोजेंस जो होंगे आपके लिए निष्क्रिय हो जाएंगे। और चौथी बात जो आप ध्यान रखिए कि अगर आप तरीके से भोजन ले रहे हैं, बैलेंस फूड ले रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी इन सेफ जोन, योर बॉडी विल बी स्ट्रांग टू फाइट विद दैट ऑर्गेनिजम्स। तो अब बात करते हैं स्पेसिफिक वे की। अब इसमें देखते हैं कि एडवर्ड जेनर ने क्या किया था। तो इम्यूनाइजेशन को देखते हैं कि यही सबसे अच्छा तरीका है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन की। अगर कोरोना वैक्सीन आ गया तो हम लोग इम्यूनाइज हो जाएंगे, अगर हम उसको अपने अंदर इंजेक्ट करवाते हैं तो। जैसे पल्स पोलियो अभियान चलाया गया, किसके लिए? पोलियो वैक्सीनेशन के लिए। तो उसमें क्या है, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन हम लेते हैं, जो मुंह से लेते हैं ड्रॉप, जैसे 2 बूंद जिंदगी के प्रचार में आता है, ऐड में आप देखते हैं। तो ये इम्यूनाइजेशन में होता क्या है? इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाई अ पर्सन इज मेड इम्यून आर रेजिस्टेंट टू एन इन्फेक्शियस डिजीज। So vaccines are the common means to immunize people. तो अब इसमें देखते हैं कि एडवर्ड जेनर ने क्या किया था। तो आप जानिए कि एडवर्ड जेनर जो थे वो यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए थे 1749 में, और वो कब डाई हुए, कब मर गए? तो 1823 में। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है उनके के लिए। अब देखते हैं उन्होंने किया क्या था। तो उन्होंने क्या किया था कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन खोजी थी, कैसे खोजी थी, कब खोजी थी, ये देखिए कि उन्होंने, वो डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, 1796, आप देखिए पैदा कब हुए? 1749 में, एग्जैक्टली आफ्टर 27 ईयर्स। तो जब वो स्टूडेंट थे, जब वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थे, तभी उन्होंने ये वैक्सीन खोज दी थी। क्या किया था? देखा था कि जो काऊ पॉक्स होता है, काऊ पॉक्स से अगर कोई इन्फेक्ट हो चुका है, कोई पर्सन, मिल्क मेड जो कि काऊ की देखभाल करता है, अगर वो इनको काऊ पॉक्स हुआ है तो उस आदमी को इन स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ बन रहे थे। तो उनके दिमाग में अगर ये बात आई कि अच्छा ऐसा होता है क्या, तो उन्होंने क्या किया कि पर्पजली लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन देना शुरू किया, किसका? काऊ पॉक्स का। और उन्होंने देखा कि जिसको जिसको उन्होंने माइल्ड इन्फेक्शन दिया है, काऊ पॉक्स के वायरस से उनका कांटेक्ट कराया है, उनको थोड़ा सा काऊ पॉक्स का सिम्टम आया, लेकिन इन फ्यूचर दे आर सिक्योर, वो बच गए, इम्यूनाइज्ड हो गए, इम्यून हो गए किसके अगेंस्ट? स्मॉल पॉक्स के। उस समय क्या होता था, स्मॉल पॉक्स अगर किसी को हो गया तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, वो भगवान भरोसे बचता था। तो जैसे ही, तो इसी बेसिस पे देखा गया कि जो भी इनोकुलेटेड वायरस उन्होंने इनोकुलेट किया, उनके किसी के ऊपर छिड़का या उनके कांटेक्ट में लेके आए, काऊ पॉक्स का माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, लेकिन स्मॉल पॉक्स उस आदमी को हुआ ही नहीं। तो बात करते हैं वैक्सीन या वैक्सीनेशन वर्ड आया कैसे। तो जो काऊ है उसको लैटिन में वैका बोलते हैं, और काऊ पॉक्स को वैक्सीनिया बोलते हैं। इसी वजह से वैक्सीनिया। तो हमने क्या किया, जो वर्ड आप वैक्सीनेशन देख रहे हैं ये इन्हीं रूट वर्ड से आया हुआ है। तो इस तरीके से एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन खोजी, और आज हम पूरे तरीके से अपने आप को सुरक्षित करने में कामयाब हैं। किसकी वजह से? एडवर्ड जेनर की वजह से। तो थैंक्स टू एडवर्ड जेनर फॉर प्रोवाइडिंग अस vaccination for against smallpox. So that's all for this particular class. So now we are going to see what assignment you have to do. So make notes, and prevention is better than cure. You have to justify this particular statement. Let's see how nicely you are able to define it, how now nicely you are able to justify it. You can make diagrams, you can write notes on this particular thing. So in that way you have to do assignments. So these are the resources
from where I have taken material. So that's all. Thank you. Jai Hind.